सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थी। पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज रहा था। एक विशाल हवेली जिसके चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, उसी हवेली में धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। धनीराम गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, जमीन और एक विशाल हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर काम करते थे। धनीराम का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी ममता और उनकी इकलौती बेटी माया। माया सुंदर तो थी, परंतु उसके व्यक्तित्व पर धन का घमंड हावी था। उसके चेहरे की खूबसूरती उसके व्यवहार से धूमिल हो जाती थी। माया के लिए दुनिया के दो ही वर्ग थे, अमीर और गरीब, और उसके मन में गरीबों के लिए कोई सम्मान नहीं था। एक सुबह की बात है, हवेली में सफाई का काम चल रहा था। रामू, जो पिछले 10 वर्षों से धनीराम के यहाँ काम कर रहा था, फर्श की सफाई में व्यस्त था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श को चमकदार बनाने का प्रयास किया था, फिर भी कुछ जगहों पर पानी बाकी रह गया था। तभी माया वहां से गुजरी और उसका पैर फिसलने लगा। अरे रामू! माया की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। यह कैसी सफाई की है तुमने? चारों ओर फर्श पर पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसल कर गिरते गिरते बची हूँ। कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम? अगर ठीक से काम नहीं होता तो छोड़ दो काम। रामू, जिसकी आंखों में विनम्रता झलकती थी, ने झुककर कहा, छोटी मालकिन, मैंने ठीक से ही साफ किया था। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल यहाँ से। मैं आज से तुझे काम से निकालती हूँ। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। छोटी मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके ही दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मुझे काम से मत निकालिए छोटी मालकिन, रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माया के चेहरे पर तनिक भी दया नहीं दिखी। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। तुम जाओ यहाँ से। यह सब धनीराम दूर खड़े होकर देख रहा था। उसका हृदय रामू की दशा देखकर द्रवित हो गया। जब रामू रोते रोते हवेली से बाहर जा रहा था, तब धनीराम ने उसे रोका। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? धनीराम ने प्यार से पूछा। रामू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मालिक, घर जा रहा हूँ। छोटी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? क्यों काम से निकाल दिया? धनीराम ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं मालिक, रामू ने सिसकते हुए कहा। आज सफाई करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी रह गया था और उसी वजह से छोटी मालकिन ने गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। धनीराम ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। घर जाने की जरूरत नहीं रामू, जाओ तुम वापस अपना काम करो। मैं माया से बात करता हूँ। धनीराम सीधे माया के कमरे में गया। माया आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। यह क्या है माया? धनीराम की आवाज में गंभीरता थी। तुमने इतनी सी बात पर रामू को काम से निकाल दिया। माया ने बिना मुड़े ही उत्तर दिया। पिताजी, आपको इतनी सी बात लग रही है। उसने फर्श पर पानी छोड़ रखा था। अगर मैं गिर जाती तो? और आप नहीं जानते, वह एक नंबर का कामचोर है। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। आप ऐसे कामचोर लोगों को काम पर क्यों रखते हैं? धनीराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। माया, यह क्या तरीका हुआ बात करने का? वह तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। धनीराम ने थोड़ा रुककर कहा, और तुमने जिस तरह से उनसे बात की, मैंने सब देख लिया है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था। माया ने झटके से मुड़कर कहा, पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। धनीराम का चेहरा गंभीर हो गया।
माया, हर बात को पैसे से मत तोला करो। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती हैं दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तभी ममता कमरे में आ गई। यह आप मेरी बेटी को इतना सुना क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? माया तुरंत अपनी माँ की ओर भागी। देखो ना माँ, पिताजी मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं। कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, वह भी उस कामचोर रामू की वजह से। क्यों जी? ममता ने धनीराम से कहा। क्या हुआ? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? धनीराम का धैर्य जवाब दे गया। तुम तो चुप ही रहो ममता, तुम अपनी बेटी की तरफदारी मत करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल गया है और ज्यादा लाड प्यार की वजह से ही इसका यह हाल है। धनीराम ने अपनी बात जारी रखी। कल जाकर इसकी शादी होगी तो यह कैसे रहेगी? वहाँ भी लोगों की इज्जत नहीं करेगी, वहाँ भी बड़ों का अपमान करेगी और इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। यह सब सुनकर माया गुस्से से उस कमरे से बाहर चली गई। ममता ने धनीराम से कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? माया थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। धनीराम ने गहरी सांस ली। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के काम और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कल वह शादी करके दूसरे घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे करेगी? क्या बनाएगी और अपने परिवार को क्या खिलाएगी? कुछ दिन बीते। ममता ने माया को रसोई में बुलाया। बेटा, मेरे साथ रसोई में चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माया ने आंखें गोल करके कहा, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने नौकर चाकर किस लिए हैं जो मुझे खाना बनाने को कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। ममता ने प्यार से समझाया। बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। धनीराम, जो दरवाजे के पास खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था, अंदर आ गया। ममता कुछ कहने ही वाली थी कि धनीराम ने हाथ से इशारा किया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं ममता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। धनीराम ने माया की ओर देखा, फिर ममता से कहा, देखा तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो तुम्हारी बात भी नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। ममता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। धनीराम ने माया से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माता पिता तुम्हें देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा खानदान है, उनकी बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे खेत खलियान है। वे लोग हमसे भी अमीर हैं। अगर यह रिश्ता हो गया तो हमारी बेटी हमसे भी अमीर लोगों के घर में चली जाएगी। ममता ने मुस्कुराते हुए माया से कहा, माया बेटा, तुम तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के के परिवार वाले आने वाले हैं। माया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो इसीलिए माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। यानी कि ये लोग मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने वाले हैं। उसकी आंखों में चिंगारियां थी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी किसी से भी शादी करवाते हैं। मैं शादी करूंगी तो ऐसी जगह करूंगी जहाँ मुझे काम करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हों। अगले दिन की शाम सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से सजा था। हवेली में रौनक थी। लड़के के माता पिता माया को देखने आए थे। उनकी सादगी देखकर माया के मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया। बहुत अमीर होने के बावजूद भी उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह था।
वे दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़के की माँ ने माया से कहा, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। माया ने तिरस्कार से कहा, हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेहमान तो आप हैं। लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम आता है तुम्हें? रसोई शब्द सुनते ही माया के मन में ख्याल आया, यह लोग तो बहुत गरीब लग रहे हैं। ये लोग बहू नहीं, नौकरानी देखने के लिए आए हैं, और इनके घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। मैं और रसोई का काम? माया ने घृणा से कहा, मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लड़के की माँ ने शांत स्वर में कहा, यह सब काम एक लड़की को आना जरूरी है, भले ही तुम्हें हमारे घर पर इन काम की जरूरत ना पड़े, फिर भी एक लड़की को यह सब आना चाहिए। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, आप मेरी छोड़िए, आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ नहीं लेकर आए। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं, एक नौकर चाहिए। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, इन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे भिखारियों के घर शादी नहीं करनी, जिनके घर खाना बनाने वाला एक नौकर तक नहीं। माया गुस्से से वहाँ से चली गई। इतना बड़ा अपमान सुनकर लड़के के माता पिता खड़े हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट थे। यह क्या है धनीराम जी? लड़के के पिता ने क्रोध से कहा, आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? धनीराम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। क्या धनीराम? लड़के के पिता ने गंभीरता से कहा, तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद आई, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और तुम तो मेरे बेटे को देख चुके हो, वह किसी राजकुमार से कम नहीं, और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है। लड़के की माँ ने आगे कहा, और तुम जानते हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर हैं। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारी बेटी को तुमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना बड़ों का मान सम्मान करना आता है, ना बात करने की तमीज है। कुछ दिन और बीत गए। माया को देखने और कहीं से रिश्ते आए, पर हर बार माया ने कुछ ना कुछ बहाना करके उनका अपमान किया और भगा दिया। माया की ऐसी हरकतों को देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता था। एक रात जब माया सो चुकी थी, धनीराम अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बस, बहुत हो चुका। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध दोनों थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते माया ने ठुकरा दिए। माया को उसके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। हमसे भी कहीं ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए आए थे, और इसने घमंड में आकर सबका अपमान किया। धनीराम ने गहरी सांस ली। माया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी भिखारी से होगी। अब मैं माया के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं, बल्कि एक भिखारी ही तलाश करूंगा, और एक भिखारी से ही उसकी शादी करूंगा। तभी उसे सबक मिलेगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने क्या किया है। ममता चौंक गई। यह आप क्या कर रहे हैं? माया हमारी इकलौती बेटी है, और आप उसकी शादी किसी भिखारी से करा देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। धनीराम अपने फैसले पर अडिग था। नहीं ममता, पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। माया ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसकी शादी एक भिखारी से ही करूंगा। ममता धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश करती रही। माया भी बहुत मना करती रही, लेकिन धनीराम अपने फैसले पर अटल था। एक दिन उनके घर एक भिक्षुक भीख मांगने आया।
उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह काफी कमजोर लग रहा था। धनीराम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से करूंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी। इसकी शक्ल देखिए, यह तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। यह खुद तो अपना पेट भीख मांग कर भरता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारी शादी भिखारी से कर रहा हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माया धनीराम के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर धनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरन माया को उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। धनीराम ने माया की शादी उस भिखारी से करा दी और उसे उसके साथ भेज दिया। माया के आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह अपनी हवेली से विदा हुई। उसके मन में क्रोध, अपमान और दुहक का भाव था। माया और वह भिखारी शादी के बाद हवेली से चले गए। थोड़ा दूर चलने के बाद माया ने अपने पैरों को सहलाते हुए कहा, मैं और नहीं चल सकती। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरे लिए कोई गाड़ी लेकर आओ। मैं और नहीं चल पाऊंगी। मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। भिखारी ने घृणा से कहा, तुम बोल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ? गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो। हे भगवान! माया ने आह भरी, यह कैसी मुसीबत है। पिताजी ने किस भिखारी से मेरी शादी करा दी। मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगी? फिर माया आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसने फिर कहा, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मेरे अंदर ताकत नहीं बची और चलने की। भिखारी ने अपना सिर झटका, अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो मैं भीख मांग कर लाया था, थोड़ा सा आटा घर में पड़ा है। घर जाकर बनाएंगे और खाएंगे, तभी हमें खाना मिलेगा। अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी देर चलने के बाद माया को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखे, जिन पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। फल देखकर माया की आंखें चमक उठीं। एक काम क्यों नहीं करते? माया ने भिखारी से कहा, सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना तुम मुझे उनमें से एक दो फल लाकर दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी ने एक गहरी सांस ली। वो बगीचा मेरे बाप का नहीं है। अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहाँ का पहरेदार मुझे भगा देगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ, यही शाम करोगी क्या? माया के मन में पछतावे की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चलती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद भिखारी का घर आ गया। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें कमजोर थी। माया ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। भिखारी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। मैं एक भिखारी हूँ और मेरे लिए यही एक महल जैसा है। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा और अब ऐश और आराम भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मजबूरी में अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसका मन और भी दुखी हो गया। वहाँ एक टूटी हुई चारपाई थी, मिट्टी के कुछ बर्तन थे और कोने में एक टूटा हुआ अलमारी था। चलो तुम जल्दी से खाना बनाओ, भिखारी ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। माया ने हैरानी से कहा, मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा।
मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम ही बना लो और मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांग कर खा लूंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे आदत है, तुम अपना सोच लो। मजबूरन माया को खाना बनाना पड़ा। उसने जैसे तैसे खाना बनाया, जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भूख की वजह से दोनों ने खा लिया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और माया को नींद आने लगी। तब माया ने भिखारी से पूछा, अरे मैं सोऊंगी कहाँ? यहाँ कितनी गर्मी है, तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है। बिना पंखे के इस गर्मी में मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे पंखा लाकर दो। भिखारी ने थकान भरी आवाज में कहा, तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि यह तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, यह मेरा घर है और मैं एक भिखारी हूँ। तुम्हारी शादी एक भिखारी से हुई है और मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो, जहाँ बहुत खुली हवा आ रही होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। माया ने डरते हुए कहा, तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा। भिखारी ने कहा। जैसे तैसे बहुत थकी होने के कारण माया सो गई। उसके सपनों में उसकी पुरानी हवेली, उसका आरामदायक बिस्तर और उसके नौकर आते रहे। अगले दिन सुबह भिखारी ने माया को जगाया। अरे उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। माया ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है, सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? भिखारी ने गुस्से से कहा, इस वक्त कहाँ भीख मांगने जाऊं? कोई भी नहीं देगा। दोपहर में जाकर मांगूंगा, शायद कोई दे दे तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा। कल का आटा और चावल बचा होगा ना, उसी से कुछ बना लो। माया ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। कल आटा और चावल कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा का सारा पका दिया। हे भगवान! भिखारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। 8 दिन का राशन तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तुम्हें कोई अकल है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर यह राशन लेकर आया था, जो मुझे 8 दिन तक चल जाता, और तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ोगी। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। अब मैं ही कहीं जाकर देखता हूँ, कहीं भीख मिल जाए तो लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भिखारी बाहर चला गया। घर के अंदर माया उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ ने कई बार मुझे खाना बनाना सिखाने की कोशिश की, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर तब उनकी बात मान ली होती तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मैंने 8 दिन का आटा एक ही दिन में खत्म कर दिया, अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद भिखारी घर आया और बोला, यह लो, किसी ने मुझे कल की बासी रोटी दी है, थोड़ी सी चाय बना लो और इसके साथ यह रोटी खा लो। माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं और बासी रोटी? मैंने आज तक कभी बासी रोटी नहीं खाई। मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो। मैं यह रोटी नहीं खा सकती। भिखारी का धैर्य जवाब दे गया, इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ और उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। थोड़ी देर माया सोचती रही, अगर मैं मना करती हूँ तो यह रोटी यह खा लेगा और पता नहीं दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं यह रोटी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूं। माया ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। वह बासी रोटी खाने लगी। उसके चेहरे पर असहज भाव था, लेकिन भूख की वजह से उसने खा ली। खाने के बाद भिखारी ने कहा, अब खा लिया ना, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का सोचना पड़ेगा। अब कोई काम करो, तुम वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहोगी, उससे अच्छा है कि कुछ काम करो और पैसे कमा कर लाओ। मेरे हाथ अकेले पड़ रहे हैं,
दोनों कमाएंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। माया ने अविश्वास से पूछा, मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता। काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम काम करो और हमारा पेट भरो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, माया ने आगे कहा, मैंने कभी अपने जीवन में घर का काम नहीं किया, कभी खुद के कपड़े तक नहीं धोए, और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो? भिखारी ने गंभीरता से कहा, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार बोलूं, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं, एक भिखारी का घर है। यहाँ काम करोगी तभी खाने को मिलेगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर में खाली बैठने के अलावा तुम दूसरे काम भी कर सकती हो, जिससे मेरा हाथ बंटे और हम दोनों को अच्छा खाने को मिले। लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। माया ने कहा, मैं क्या करूँगी? भिखारी ने सोचते हुए कहा, एक काम करता हूँ, मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि तुम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी। फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। माया ने अविश्वास से कहा, मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं। बाजार में कैसे आम बेचे जाते हैं, यह भी मुझे नहीं पता। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम की टोकरी लेकर बाजार में बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, आम ले लो, 20 रुपए किलो आम ले लो, लोग अपने आप खरीदने आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, माया ने असहज होते हुए कहा, मैं देखती हूँ, तुम मुझे आम लाकर दे दो। वह भिखारी आम तोड़ने के लिए चला गया। माया अकेली रह गई और सोचने लगी, यह कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ इस भिखारी के घर आ गई। भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझ पर ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर आम बेचने पड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जो मांगती थी वह हाजिर हो जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। कुछ देर बाद भिखारी लौट आया और उसने माया को आम की एक टोकरी दी। यह लो, इन्हें बाजार में बेच आओ। ध्यान रखना, कम से कम इनके 200 रुपए मिलने चाहिए। माया ने डरते डरते आम की टोकरी ली और बाजार की ओर चल पड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था, क्योंकि वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी। बाजार पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। दोनों तरफ लोग सब्जियां और फल लेकर बैठे हुए थे। उसे बीच में खाली रास्ते में जगह दिखी और वह रास्ते के बीचों बीच बैठ गई। वह चिल्लाने लगी, आम ले लो, ताजा ताजा 20 रुपए किलो आम ले लो। एक आदमी आया और माया पर चिल्लाया, ए लड़की, उठ यहाँ से, तुझे कोई अकल है या नहीं? रास्ते के बीचों बीच कौन बैठता है? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से लोग आ जा रहे हैं? उठ, निकल यहाँ से। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका बहुत लोगों के सामने बड़ा अपमान हुआ था। वह रोते रोते घर चली गई। घर पहुंचकर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है? भिखारी ने पूछा, इतनी जल्दी आ गई? सारे आम बिक भी गए। तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चुप करो तुम, माया ने रोते हुए कहा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ? कोई आम वाम नहीं बिके। अब क्या बात हो गई माया? भिखारी ने चिंता से पूछा। माया ने अपने पति को बाजार की सारी घटना बताई। फिर वह उससे कहा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते के बीचों बीच बैठने की? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि बाकी लोग कहाँ बैठे हैं? तुम्हें भी उनके बगल में जाकर बैठना चाहिए था ना। तुम बीच रास्ते में क्यों बैठ गई? मुझे क्या पता था, माया ने रोते हुए कहा। मुझे जहाँ खाली जगह दिखी मैं वहीं बैठ गई। भिखारी ने अपना सिर झटका। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई। अब मुझे ही चलकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे आम बेचे जाते हैं।
और कहाँ बैठा जाता है। दोनों बाजार की ओर निकले। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखा। माया उसे देखकर रुक गई और अपने पति से पूछा, यह देखो कितना बड़ा महल है। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही महल में जाकर राज करूंगी। मैंने तो यही सोच रखा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। क्या सोचा था और क्या हो गया। महल तो छोड़ो, मैं तो एक झोपड़ी में भिखारी की तरह जीवन गुजार रही हूँ। भिखारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी करा दी। उसने एक पल रुककर आगे कहा, जिस महल की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा ही होने वाला था। यह महल, वह फल का बगीचा और यह इतनी सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने उनका अपमान ना किया होता। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रही हो? भिखारी ने पूछा। यही कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली, लेकिन मेरी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। मैं तो खुश था कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से हुई है जो दिखने में इतनी सुंदर है। मेरा सपना था कि मैं किसी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करूं। मेरा सपना पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम तो किसी काम की नहीं निकली, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। घर में आते ही मेरा नुकसान करा दिया। मेरा 8 दिन का खाना एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। माया ने रोते हुए कहा, किस्मत ने तो उड़ा ही दिया है। ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन माया घर के बाहर बैठी थी और उसका पति काम की तलाश में गया हुआ था। कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी जो किसी दावत के बारे में बात कर रही थी। माया ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है दावत? आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे माया, एक औरत ने कहा, हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी के घर दावत है। हमें वहां खाना बनाने का काम मिला है। हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ी दावत है, और हो भी क्यों ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। आज उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसलिए बहुत बड़ी दावत रखी गई है। औरत ने माया को देखते हुए कहा, अगर तुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो हमारे साथ तू भी चल सकती है, लेकिन तुझे बनाना आता हो तो ही चल। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माया ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मुझे भी दावत का खाना मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए दावत वाला खाना खाए, लेकिन अगर मैं इन्हें सच बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे साथ नहीं ले जाएंगी। एक झूठ बोल देती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। नहीं दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। माया ने कहा, मैं बना लूंगी। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। मुझे आपके साथ आने दो। फिर माया उनके साथ चली गई। वहां का माहौल देखकर माया के मुंह में पानी आ गया। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू, सजावट और रौनक देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह सोचने लगी, 2 दिन से मेरे पति और मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमें पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा खाना चुरा लेती हूँ। इसे घर ले जाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी पेट भरकर खाऊंगी। माया चोरी से खाना उठाकर अपने घर की ओर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ से खाना चुरा कर भाग रही हो? किसने इस चोर लड़की को अंदर आने की अनुमति दी? यह चोर यहाँ आई कैसे? माया रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहती रही, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं सिर्फ खाना लेकर जा रही थी। मैंने कोई चोरी नहीं की।
मेरे पति और मैंने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, इसीलिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस अपने हालात से मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, आदमी ने कड़क आवाज में कहा। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए, चल बड़े साहब के पास, वही तुझे सजा सुनाएंगे। वह आदमी माया को उस घर के मालिक के पास ले गया। माया जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि वहां उसका पति खड़ा था। माया हैरान होकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी बोला, यही इस घर के मालिक आदित्य हैं। यह दावत इन्हीं की दी गई है। आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। फिर उसने आदित्य से कहा, मालिक, यह लड़की दावत से खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। यह लड़की चोर है। यह सारी बातें सुनकर माया का सिर चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक भिखारी था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ पिछले 4-5 दिनों से था। यह इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह तो भीख मांगकर पेट भरता था और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माया, तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। मेरा नाम आदित्य है। यह सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूँ। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने अपने माता पिता से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए तो तुमने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं क्या करता? मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था। मैंने अपने माता पिता को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की कीमत समझ सको। माया को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। आदित्य ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि समझाने के लिए बुलाया है कि जो तुम लोगों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी अपनी संपत्ति और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पिछले 4-5 दिनों तक झोपड़ी में रखा ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पति के सामने झुक गई और उसके पैर छूकर माफी मांगने लगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आदित्य ने प्यार से माया को उठाया और गले लगा लिया। तुम्हें समझ आ गया, यही मेरे लिए काफी है। माया अपने माता पिता से भी क्षमा मांगती है और अपने सास ससुर से भी। वह अपने अहंकार को मिटाकर एक नया जीवन शुरू करती है, जहां वह सबका सम्मान करती है और खुद भी सम्मानित होती है। फिर वह खुशी खुशी उस महल में आदित्य के साथ रहने लगती है, लेकिन अब उसके अंदर गरीबों के प्रति सम्मान और प्यार है। वह अपने पति के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती है और उन्हें रोजगार देने का काम करती है। अपने पिता की हवेली में भी जाकर नौकरों से माफी मांगती है और उन्हें अच्छा व्यवहार देती है। उसने अपने जीवन से सीखा कि पैसा और संपत्ति इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। असली संपत्ति तो हृदय की अच्छाई है, जो हर इंसान को समान रूप से देखती है
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन इंसानियत और सम्मान सदा बना रहता है। हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, क्योंकि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं और हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी मजाक उड़ाया था। घमंड का फल हमेशा पतन ही होता है, जबकि विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों का आदर करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना और अपने कर्तव्यों को समझना, ये सभी गुण हमें एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने में मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए कठोर उपाय अपनाने पड़ते हैं, जैसे धनीराम ने अपनी बेटी माया के लिए किया, लेकिन अंततः यह सब उसके भले के लिए ही था, जिससे वह एक बेहतर इंसान बन सकी। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। कासगंज के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसका बचपन गरीबी और अकेलेपन में बीता। किसी को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे या वह कहां से आया था। गांव वालों ने दया करके उसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। जो कोई भी उसे रूखा सूखा खाने को देता, उसी में उसका गुजारा होता। मोहन स्वभाव से बेहद दयालु और सरल था। उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि जो भी खाना उसे मिलता, वह उसे 4 हिस्सों में बांटता। एक हिस्सा वह एक घायल चूहे को देता, जो कभी उसका सहारा बन गया था। दूसरा हिस्सा वह एक तोते को खिलाता, जिसके पंख किसी ने निर्दयता से काट दिए थे। तीसरा हिस्सा वह एक बिल्ली के लिए रखता, जो बचपन से ही उसकी रक्षा करती आई थी, मानो वह उसकी माँ हो। चौथा हिस्सा वह खुद खा लेता। इन 3 जानवरों के साथ ही उसका जीवन चलता था। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके हालात देखकर कभी कभी नाराज भी हो जाते। एक दिन गांव के एक सेठ ने मोहन को बुलाकर कहा, अरे मोहन, कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारोगे? अब तो जवान हो गए हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं क्या करूं? सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, काम तो सीखने से आता है, कोई जन्म से काम नहीं जानता। अगर तू चाहे तो तुझे भी कोई काम सिखा सकता है, लेकिन तू तो सारा दिन इन जानवरों के साथ बैठा रहता है। मोहन ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, ये जानवर मेरे अपने हैं, मेरा दुनिया में कोई और नहीं है। आप सबकी कृपा से मैं तो जी ही रहा हूँ, लेकिन इनका क्या? यह चूहा कभी मर ही गया होता अगर मैंने इसका इलाज न किया होता। आज यह दौड़ता भागता है। यह तोता, जिसके पंख किसी ने काट दिए थे, अब उड़ने की कोशिश करता है। और यह बिल्ली, यह तो हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती आई है। आप सबकी दया से मैं और ये तीनों जिंदा हैं। सेठ ने उसकी बात सुनी और ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यह कहानी तो बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के लिए भी कोई काम करना चाहिए। कब तक तुझे लोग खाना देते रहेंगे? मोहन के पास जवाब तो था, लेकिन सच यह था कि वह न तो मेहनत का काम कर सकता था और न ही पढ़ा लिखा था। कमजोर शरीर और अनपढ़ होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। वह गांव वालों के छोटे मोटे काम कर देता, लेकिन इसके बदले उसे पैसे नहीं मिलते थे। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे देते और वही उसका और उसके जानवरों का सहारा बनता। मोहन को पता था कि यह जीवन आसान नहीं है, लेकिन वह हर परिस्थिति में संतुष्ट था। उसका जीवन एक सच्ची दया, त्याग और अपनत्व का उदाहरण था, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक दिन मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर अपने तीनों दोस्तों, चूहे, बिल्ली और तोते के साथ बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी एक दयालु मुस्कान थी।
उसने सभी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, दोस्तों, मैंने कभी अपने जीवन से कुछ खास नहीं चाहा, लेकिन अब गांव वाले भी मुझे बचा हुआ खाना देने से कतराने लगे हैं। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। अब मुझे कहीं और जाना होगा और काम ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा ठिकाना ढूंढना चाहता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको और खुश रहो। मोहन ने सबसे पहले अपने प्यारे चूहे को उठाया और उसे गांव के सेठ के बड़े गोदाम में ले गया। गोदाम में अनाज से भरी बोरियां और खाने का ढेर सारा सामान था। मोहन ने चूहे को वहां रखते हुए कहा, मित्र, अब तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी। यहाँ तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। चूहा अपने नन्हे पंजों से मोहन के कंधे पर चढ़ गया और अचानक मनुष्य की आवाज में बोला, मित्र, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने हमेशा मुझे अपनी रोटी का हिस्सा दिया, अब तुम अपना ध्यान रखना। मोहन चौंक कर बोला, अरे, तुम बोल सकते हो? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी हर बात समझता भी हूँ। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने चूहे को प्यार से गोदाम में छोड़ा और फिर अपनी बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे बने छोटे जंगल की ओर चल पड़ा। हलवाई के घर के पास पहुंचकर मोहन ने बिल्ली से कहा, मित्र, अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ है। रात को जब हलवाई सो जाए तो उसके घर जाना और दूध दही से अपना पेट भर लेना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और अपना ख्याल रखना। बिल्ली अपनी चमकती आंखों से मोहन को देख रही थी। अचानक वह भी इंसानी आवाज में बोल पड़ी, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा। खुद चाहे भूखे रहे, लेकिन हमें भूखा नहीं रखा। क्या तुम अपना ध्यान रख सकोगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? बिल्ली हंसते हुए बोली, हाँ, और हम तीनों, मैं, चूहा और तोता, हमेशा तुम्हारी बातें समझते थे। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मोहन ने बिल्ली को हलवाई के घर के पास छोड़ा। उसकी आंखों में खुशी और दर्द का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी दोस्ती कितनी अनमोल थी और उसने अपने इन प्यारे दोस्तों के लिए जो किया वह सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक था। मोहन बिल्ली से विदा लेने के बाद तोते को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वह तोते को नर्म आवाज में कहने लगा, मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह मेरी बात समझते हो और इंसानों की तरह बोल सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपना ध्यान रखोगे। शिकारी से सावधान रहना। तोता, जिसने वर्षों से मोहन के स्नेह और देखभाल का अनुभव किया था, नम आंखों से बोल पड़ा, तुमने हमारी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। मोहन, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करके हमें याद करना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मोहन ने अपने दोस्त को गले लगाया और भारी मन से उससे विदा ली। फिर वह सोचने लगा, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, अब मैं करूँगा क्या? चलते चलते उसे गांव में आए सपेरे की याद आई। उसने तुरंत सपेरे के पास जाने का निश्चय किया। सपेरे के पास पहुंचकर मोहन ने कहा, क्या आप मुझे कोई काम सिखा सकते हैं या कोई काम दे सकते हैं? सपेरे ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या काम आता है? मोहन ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। सपेरे ने गंभीरता से कहा, मेरा काम बड़ा कठिन और खतरनाक है। सांपों को पकड़ना और उनके जहरीले दांत निकालना आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जान तो बिना काम के भी जा सकती है,
मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सपेरे ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। कुछ समय तक मोहन उसके साथ रहा और सांप पकड़ने का हुनर सीखने की कोशिश की, लेकिन मोहन का दयालु स्वभाव उसे सांपों को कैद में रखने और उनके दांत निकालने की इजाजत नहीं देता था। वह हर बार खुद को असहज महसूस करता। एक दिन मोहन अकेले ही जंगल में सांप पकड़ने निकल गया। काफी कोशिश के बाद उसने एक बड़ा सांप पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने सांप को अपने थैले में डालने की कोशिश की, उसका दयालु दिल उसे रोकने लगा। उसने सांप को देखा जो थकावट और डर से कांप रहा था। मोहन ने गहरी सांस ली और सांप को धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दिया। जैसे ही सांप आजाद हुआ, उसने अचानक इंसानी आवाज में कहा, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं अब दौड़ भी नहीं सकता। मोहन चौंक गया और हैरानी से बोला, तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? सांप ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। मोहन ने धीरे से कहा, तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? बताओ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। सांप ने कहा, मुझे इस जंगल के पूर्व दिशा में ले चलो। वहाँ एक पुराना गुफा है, वह मेरी सुरक्षित शरण स्थली बन सकती है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और सांप को अपनी गोद में उठाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मोहन ने सांप को सावधानी पूर्वक अपनी बाहों में थाम रखा था और पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जंगल का माहौल और भी रहस्यमय होता चला गया। अचानक घने पेड़ों के बीच से उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सांप ने मोहन से कहा, मित्र, अब तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ लो। मोहन ने उसकी बात मानी और सांप की पूंछ पकड़ ली। सांप अपनी पूंछ के सहारे मोहन को गुफा के अंदर खींचने लगा। गुफा का अंदरूनी हिस्सा अंधकारमय और रहस्यमय था, लेकिन मोहन को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। कुछ देर तक गुफा में सरकने के बाद अचानक अंधेरा छटने लगा और एक नई, चकाचौंध कर देने वाली दुनिया उसके सामने प्रकट हुई। यह एक जादुई संसार था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, झरने कलकल बह रहे थे और हल्की सी ठंडी हवा में मीठी सुगंध बसी हुई थी। पास ही एक भव्य महल खड़ा था, जो सोने और चांदी से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर मोहन की आंखें चमक उठीं। सांप ने अपनी पूंछ झटकी और अचानक अपनी कचली छोड़ दी। वह अब एक आकर्षक राजकुमार के रूप में मोहन के सामने खड़ा था। मोहन यह देख हैरान रह गया और बोला, तुम कौन हो और तुमने यह रूप कैसे बदला? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ और इस सर्प लोक का मंत्री भी हूँ। आज तुमने मुझे बचाकर न केवल मेरी बल्कि पूरे सर्प लोक की रक्षा की है। चलो अब मेरे साथ महल में, महाराज स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। मोहन राजकुमार के साथ महल के अंदर गया। महल के मुख्य कक्ष में सर्पलोक के राजा सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह वही युवक है जिसने अपनी दया और साहस से मेरी रक्षा की। यदि यह न होता तो मैं किसी सपेरे के पिटारे में बंद होता। महाराज ने मोहन को सराहना भरी नजरों से देखा और कहा, युवक, आज तुमने हमारे मंत्री की रक्षा करके हमारे दिल को जीत लिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें गर्व है कि हमारे लोक ने तुम्हारे जैसा नेकदिल इंसान देखा। मोहन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनी, यह मेरा कर्तव्य था। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, अब यह हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारा आभार व्यक्त करें। कुछ समय के लिए हमारे सर्प लोक में मेहमान बनकर रहो और हमारी मेहमान नवाजी का अनुभव करो। मोहन ने विनम्रता से महाराज का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सर्प लोक में बिताए गए दिनों में मोहन की सादगी,
बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। महाराज को लगा कि मोहन जैसा योग्य और नेकदिल युवक उनकी पुत्री के लिए सबसे उपयुक्त जीवन साथी होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराज ने मोहन से इस विषय में बात की और कहा, युवक, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी बने। मोहन ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सर्पलोक में भव्य समारोह आयोजित किया गया। मोहन और सर्प राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्पलोक में विवाह के बाद मोहन और नागमणि प्रेम और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नागमणि अत्यंत सुंदर थीं। उनके लंबे सुनहरे बाल सूर्य की किरणों से दमकते हुए लगते थे। कोई भी एक बार उनके रूप को देख लेता तो जीवन भर उन्हें भूल नहीं सकता था। परंतु मोहन के मन में एक नई चाहत ने जन्म लिया। एक दिन उन्होंने नागमणि से कहा, नागमणि, हमें सर्पलोक से बाहर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें पृथ्वी लोक पर अपना घर बनाना चाहिए। नागमणि ने प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनते हुए कहा, ठीक है, परंतु पहले पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और जब वह आपसे कुछ मांगने को कहें तो उनसे वादा ले लीजिएगा कि वह आपके द्वारा मांगी गई वस्तु आपको देंगे। आप उनसे उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला मांग लीजिएगा। मोहन और नागमणि सर्पराज के पास पहुँचे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं और नागमणि अब पृथ्वी लोक पर अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। कृपया हमें जाने की आज्ञा दें। सर्पराज ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी पुत्री नागमणि, पहले ही सौंप दी है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ उपहार स्वरूप ले लो। मोहन ने विनम्रता से कहा, यदि आप इतना चाहते हैं तो मुझे आपकी गले में पड़ी मोतियों की माला बहुत पसंद है। क्या आप मुझे यह माला उपहार में देंगे? सर्पराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चीज मांगी है। यह माला मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी तुम्हें सौंपता हूँ। उन्होंने अपने गले से माला उतारी और मोहन को दे दी। मोहन और नागमणि सर्पलोक से बाहर पृथ्वी लोक पर आ गए। धरती पर आते ही नागमणि ने मोहन से कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करो नागमणि, मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक सुंदर घर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पिताजी की दी हुई माला दीजिए। नागमणि ने मोतियों की माला को अपने हाथों में लिया, उस पर जल छिड़का और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दिव्य माला, कृपया मेरे और मेरे पति के लिए एक सुंदर महल प्रकट कीजिए। यह महल ऐसा हो जो हर सुख सुविधा से पूर्ण हो, जहाँ किसी चीज की कोई कमी न हो। नागमणि की प्रार्थना के साथ ही आकाश में बिजली चमकी और वहाँ एक भव्य महल प्रकट हो गया। यह महल सोने और चांदी की दीवारों से बना हुआ था। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे, बहते झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। महल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। मोहन ने नागमणि की ओर देखा और कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो। इस महल को पाकर मेरा सपना पूरा हो गया। नागमणि मुस्कुराई और बोली, यह सब आपकी दया और मेहनत का फल है। अब हम यहाँ शांति और सुख के साथ रह सकते हैं। मोहन और नागमणि उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन नागमणि अपने महल की खिड़की पर खड़ी होकर अपने लंबे सुनहरे बालों को सुखा रही थी। हवा में लहराते हुए बालों की कुछ लटें टूटकर पास बह रही नदी में गिर गईं। उन बालों की चमक इतनी अद्वितीय थी कि जैसे ही वे पानी में उतरे, एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। उसी समय कुछ मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। उनकी किस्मत में वह मछली भी फंस गई जिसने नागमणि के बाल निगले थे। मछुआरे खुश होकर मछलियां पास के राज्य के राजा को भेंट स्वरूप ले गए। महाराज की जय हो।
हमने आज बहुत बड़ी और सुंदर मछलियाँ पकड़ी हैं। यह आपके लिए हमारा उपहार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे उपहार को स्वीकार करते हैं। आज हम भोजन में इन्हीं मछलियों को परोसने का आदेश देते हैं। राजमहल के रसोइये मछलियों को काटने और पकाने की तैयारी में जुट गए। तभी एक मछली के पेट से सोने की चमक निकली। आश्चर्यचकित रसोइये ने पाया कि यह एक स्त्री के सुनहरे बाल थे। बालों की अद्भुत चमक देखकर वह तुरंत उन्हें महाराज के पास ले गया। महाराज, यह देखिए, मछली के पेट से यह बाल मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी अद्वितीय सुंदर स्त्री के बाल हैं। महाराज बालों को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। जिस स्त्री के बाल ऐसे हैं, उसकी सुंदरता कैसी होगी। मंत्री जी, यह पता लगाइए कि यह बाल किसके हैं। मैं उस स्त्री को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। मंत्री आदेश पाकर सेना के साथ खोजबीन में जुट गए। तभी राजमहल में एक कुबड़ी स्त्री पहुंची और बोली, महाराज, यह बाल साधारण नहीं है। यह सर्पलोक की राजकुमारी के हैं, लेकिन वह पृथ्वी लोक पर कैसे आ सकती है, यह जानना मुश्किल है। महाराज ने उससे कहा, यदि तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। महाराज, मुझे 100 सोने की मोहरें और 10 सैनिक चाहिए। मैं इस रहस्य का पता लगाकर लौटूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे मोहरें और सैनिक दे दिए। कुबड़ी स्त्री ने सबसे पहले मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे मछलियां कहां से पकड़कर लाए थे। उसने सैनिकों के साथ नाव में सवार होकर उस नदी का एक सिरा पकड़ा और दूसरी तरफ सफर शुरू कर दिया। 2-3 दिनों के कठिन सफर के बाद वह एक सुंदर और भव्य महल के पास पहुंची। महल की दीवारें सोने जैसी चमकदार थी और उसके आसपास का दृश्य किसी स्वर्ग जैसा लगता था। कुबड़ी स्त्री ने सैनिकों से कहा, तुम सब यही इंतजार करो जब तक मैं वापस न आऊं। यहाँ से मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौट कर आऊंगी। इसके बाद वह महल की ओर बढ़ गई। नागमणि अपने महल के द्वार पर खड़ी थी। तभी एक कुबड़ी स्त्री वहां आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में तेज था। उसने धीमी, भावपूर्ण आवाज में कहा, नागमणि, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, क्या तुमने मुझे पहचाना? नागमणि हैरान होकर बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कुबड़ी स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे पिता की बहन। बहुत साल पहले मैं सर्पलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर बस गई थी। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ हो, मैं दौड़ी चली आई। नागमणि को स्त्री पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस कुबड़ी स्त्री ने सर्पलोक की कई अनकही बातें बताईं, महल के खजाने, नागमणि के बचपन की घटनाएं और सर्पराज के कुछ खास नियम, तो नागमणि को लगा कि शायद यह उनकी बुआ हो सकती है। उसी समय मोहन महल में आया। नागमणि ने कहा, मोहन, यह मेरी बुआ है। इन्होंने सर्पलोक छोड़ा और पृथ्वी लोक पर रहने लगी। मोहन ने झुककर कहा, प्रणाम बुआ जी। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बेटा। तुमने नागमणि को सर्पलोक से लाकर इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। नागमणि ने उत्सुकता से पूछा, बुआ जी, आप हमारे साथ कुछ समय तक रहेंगी ना? इतने सालों बाद आपसे मिलना हुआ है, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। कुबड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम दोनों को आपत्ति न हो तो मैं यहाँ थोड़े दिन ठहरना चाहूंगी। नागमणि के साथ समय बिताने का मन है। मोहन ने खुशी खुशी कहा, आप जब तक चाहें हमारे साथ रह सकती हैं। यह महल भी आपका ही है। कुबड़ी स्त्री कुछ समय तक महल में रही। वह नागमणि से प्यार और अपनापन दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर वह मोहन और नागमणि की पूरी कहानी जानने में लगी थी। वह उनसे सर्पलोक, नागमणि के महल में आने की बातें और मोहन के अनुभवों के बारे में विस्तार से पूछती। नागमणि उसकी बातों पर विश्वास करती
लेकिन मोहन को उस स्त्री के इरादों पर थोड़ा शक होने लगा। एक दिन जब मोहन महल के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, कुबड़ी स्त्री ने नागमणि से कहा, पुत्री, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? पास में एक सुंदर जंगल और नदी है, मैं तुम्हें नौका विहार के लिए भी ले जाऊंगी। नागमणि ने कहा, बुआ जी, यह बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ महल में रहते रहते ऊब गई हूँ। आप जहाँ कहेंगी मैं चलूंगी। कुबड़ी स्त्री की आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने नागमणि को जंगल और नदी दिखाने का वादा तो किया था, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही थी। नागमणि अपनी बुआ के साथ महल से निकलती है। बुआ ने स्नेहपूर्वक उसे नौका विहार के लिए राजी कर लिया था। दोनों नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ एक सुंदर सी नौका उनका इंतजार कर रही थी। नौका की सजावट और नदी का शांत वातावरण नागमणि को बहुत भाया, लेकिन जैसे ही वह नौका में बैठने लगती है, बुआ अचानक रुकती है। बुआ मधुर स्वर में कहती है, पुत्री, मैं अपनी पादुका पहनना भूल गई। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत वापस आती हूँ। नागमणि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बुआ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगी। बुआ महल लौट जाती है, लेकिन पादुका लेने के बहाने मोहन की दी हुई जादुई मोतियों की माला चुरा लेती है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माला चुराने के बाद वह पादुका पहनकर तेजी से लौटती है। बुआ प्रेम जताते हुए कहती है, चलो पुत्री, अब नौका में बैठते हैं। दोनों नौका में बैठ जाती हैं। नौका में पहले से कुछ सैनिक भी मौजूद थे। जैसे ही नौका ने नदी के बीच का सफर शुरू किया, बुआ ने सैनिकों को इशारा किया। नौका अचानक तेज गति से नदी के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगी। नागमणि को यह असामान्य लगा। नागमणि ने चिंतित स्वर में पूछा, बुआ, यह नौका इतनी तेज क्यों चल रही है और हम जा कहाँ रहे हैं? बुआ कुटिल स्वर में कहती है, चुप रहो पुत्री, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ शोर मचाने का भी कोई लाभ नहीं। नागमणि को समझ आ गया कि उसे धोखे से फंसाया गया है। उसने शांत रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में नौका राजा के महल के तट पर आकर रुक गई। कुबड़ी औरत नागमणि को राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है। राजा के दरबार में जैसे ही नागमणि आई, उसकी सुनहरी आभा और अनुपम सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कुबड़ी औरत, यह वही स्त्री है जिसके बाल सोने के हैं। इसका नाम नागमणि है। जैसा आपने चाहा था, मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। राजा प्रसन्न से कहते हैं, तुमने अपना कार्य अत्यंत कुशलता से किया है। बताओ, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? कुबड़ी औरत ने कहा, महाराज, इस अनमोल स्त्री के बदले मैं कुछ भी मांगने योग्य नहीं हूँ, लेकिन यदि आप मुझे सोना, चांदी और आभूषण दे तो मैं आभारी रहूंगी। राजा कुबड़ी औरत को भारी मात्रा में धन, सोना, चांदी और रत्न देकर विदा कर देते हैं, लेकिन वह मोतियों की जादुई माला का जिक्र नहीं करती। दूसरी ओर नागमणि ने स्थिति को समझ लिया था। उसे विश्वास था कि मोहन जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। जब राजा उसके पास आता है तो वह शांत और संयमित रहती है। राजा मधुर स्वर में नागमणि से कहते हैं, सुंदरी, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरी रानी बनकर इस महल में रहो। नागमणि धैर्य रखते हुए कहती है, महाराज, मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार से मैं प्रभावित हूँ। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य पूरी करूँगा। नागमणि ने कहा, महाराज, आपसे बस इतना निवेदन है कि 6 महीने तक मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। इन 6 महीनों के बाद जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा, जो नागमणि के रूप और सौम्यता से पहले ही मोहित थे, तुरंत मान जाते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं 6 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। बस तुम हमारे महल में खुशी खुशी रानी बनकर रहो। महल के अंदर नागमणि अपनी किस्मत पर विचार करती है।
लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि मोहन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। उधर मोहन जब अपने महल में वापस आता है तो नागमणि को वहाँ न पाकर उसका मन अशांत हो जाता है। वह पूरे महल में नागमणि को ढूंढता है, परंतु उसका कोई पता नहीं चलता। जब वह जादुई मोतियों की माला को ढूंढने जाता है तो वह भी गायब मिलती है। यह देखकर मोहन का दिल बैठ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब उस चालाक कुबड़ी स्त्री की ही करतूत है। मोहन अपने कक्ष में बैठा खुद से बात करता है, न जाने मेरी नागमणि अब कहाँ होगी और किस हाल में होगी। यह सब मेरी ही गलती है जो मैंने उस दुष्ट स्त्री पर भरोसा किया। अगर वह माला नागमणि के पास होती तो वह अब तक मेरे पास वापस आ चुकी होती। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? वह सिर पकड़कर रोने लगता है। तभी उसे अपने पुराने मित्र चूहा, बिल्ली और तोते की याद आती है। मोहन अपनी आंखें बंद करता है और दिल से उन्हें याद करता है। कुछ ही क्षणों में वे तीनों मित्र उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तोता पूछता है, क्या हुआ मित्र? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्रों, मेरी पत्नी नागमणि कहीं खो गई है और मेरी जादुई माला भी। मैं सिर्फ अपनी नागमणि को वापस पाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों एक स्वर में बोले, तुम चिंता मत करो मोहन, हम मिलकर नागमणि को ढूंढ निकालेंगे। तीनों आपस में सलाह करते हैं। तोता उड़ सकता था, इसलिए उसे दूर दूर तक जाकर नागमणि का पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तोता उड़ा और कई स्थानों की तलाश करता हुआ पास के राज्य के राजा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि नागमणि महल में है, लेकिन उसके गले में जादुई माला नहीं थी। तोता वापस मोहन के पास आता है और कहता है, मित्र, नागमणि उस राजा के महल में है, परंतु उसके गले में वह माला नहीं है। मुझे लगता है वह कुबड़ी स्त्री माला चुराकर कहीं और छिप गई है। चूहा और बिल्ली कुबड़ी स्त्री के घर का पता लगाते हैं। वहां पहुंचकर वे खिड़की से अंदर झांकते हैं। उन्होंने देखा कि कुबड़ी स्त्री माला को अपने मुंह में छुपाकर सो रही है। चूहा बोला, यह बहुत चालाक है, लेकिन हम सवा शेर हैं। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। चूहे ने बिल्ली के कान में कुछ कहा और अपनी पूंछ कुबड़ी स्त्री की नाक में डाल दी। नाक में गुदगुदी से कुबड़ी स्त्री को तेज छींक आ गई और माला उसके मुंह से बाहर गिर पड़ी। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, बिल्ली ने उसे झपट लिया और तेज दौड़ते हुए वहां से निकल गई। चूहा और बिल्ली जादुई माला लेकर तुरंत मोहन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मित्र, यह लो अपनी माला। अब जल्दी से अपनी नागमणि को वापस बुला लो। मोहन ने माला हाथ में ली और प्रार्थना की, जादुई माला, मेरी नागमणि जहाँ भी हो उसे सुरक्षित मेरे पास वापस ले आओ। माला से प्रकाश की एक किरण निकली और पलक झपकते ही नागमणि मोहन के पास खड़ी हो गई। नागमणि को देखते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मोहन और नागमणि अपने तीनों मित्रों के साथ सर्पलोक वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी जादुई माला से प्रार्थना की और पृथ्वी लोक में बने जादुई महल को गायब कर दिया। दूसरी ओर जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने कुबड़ी स्त्री को दंडित किया और उसे कारागार में डाल दिया। अब मोहन और नागमणि अपने सर्पलोक में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उनके मित्रों को सदा उनके परिवार का हिस्सा माना गया और उन्होंने अपना जीवन आनंद और शांति से बिताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।